नमस्कार बच्चों। देखिए, अध्याय नंबर 8 की बात कर रहे थे और हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जो है वो पूरी कर ली थी। आज हम जो बात करेंगे नए टॉपिक की, वो आपका टॉपिक है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। प्यारे बच्चों, बात करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की। सबसे पहले तो पुष्पी पादप होते कौन से हैं? देखिए, आपके बहुत ही कम दिया हुआ है। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं। पुष्पी पादपों पर लैंगिक जनन कक्षा 12 के अंदर जो बायोलॉजी है उसके अंदर भी दूसरा अध्याय पूरा लगता है। ठीक है, हम लोग जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उतनी तो बात करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक बात को ध्यान से सुनना, वीडियो अंत तक देखना है। 10-12 मिनट का वीडियो बनेगा जिसमें आपका ये टॉपिक जो है वो पूरा हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। बात करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की। तो सबसे पहले तो पुष्पी पादप वे होते हैं जिनमें पुष्प बनते हैं। क्या बनते हैं? पुष्प बनते हैं। ठीक है, अब ये जो पादप होते हैं इन्हें आवर्तबीजी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्तबीजी भी बोला जाता है, जिन्हें हम एंजियोस्पर्मिक बोल सकते हैं। आप लोग कक्षा 9 के अंदर पढ़ के आए थे आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, जिन्हें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, शैवाल, कवक, उनकी श्रेणी के साथ में आप भाई पादपों के हमने 5 भाग पढ़े थे, उसमें एक आवर्तबीजी भी पढ़ा था। और आवर्तबीजी पादपों को ही क्या बोला जाता है? पुष्पी पादप जो है वो बोला जाता है। हमें केवल पुष्प की बात करनी है कि पुष्प की संरचना कैसी होती है और किस प्रकार से उनमें लैंगिक जनन जो है वो होता है। अर्थात आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है, वो कौन से अंग होते हैं जिनके माध्यम से कौन सा भाग नर होता है, कौन सा भाग मादा होता है, जिसके माध्यम से वो आपस में उनके जो नरी युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, मिलने के कारण जो है आगे की प्रोसेस होती है या लैंगिक जनन होता है। क्योंकि लैंगिक जनन का जब हमने लैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ी थी तो मैंने एक बात कही थी कि लैंगिक जनन जहाँ पे नाम आएगा वहाँ पे निषेचन होगा। वहाँ पर क्या होगा? निषेचन होगा। तो लैंगिक जनन यहाँ पे है नाम, तो यहाँ पर भी सीधी सी बात है निषेचन की क्रिया होगी पादपों के अंदर भी। ठीक है, देखिए बात करते हैं पुष्प की। पुष्प, सबसे पहले तो पुष्प की बात करते हैं। पुष्प फूल बोल सकते हो, इसको फ्लावर बोल सकते हो। ठीक है, अब ये होते क्या है, इनकी संरचना हमें पढ़नी है। तो इनमें वैसे तो मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। लेकिन 4 भाग जो होते हैं इनको 2 चक्रों के अंदर बांटा गया है। कितने चक्रों के अंदर? 2 चक्र के अंदर विभाजित किया गया है। ध्यान से सुनना आप। एक चक्र तो होता है सहायक चक्र। एक चक्र कैसा होता है? सहायक चक्र। और दूसरा जो होता है वो होता है आवश्यक चक्र। वो कौन सा होता है? आवश्यक चक्र। एक होता है सहायक चक्र, एक होता है आवश्यक चक्र। सबसे पहले सहायक चक्र की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मुख्य कितने भाग होते हैं पुष्प के अंदर? 4 होते हैं। 4 को 2 चक्रों के अंदर बांटा गया है, एक तो सहायक चक्र और एक मुख्य आवश्यक चक्र। ठीक है, सहायक चक्र की बात करते हैं तो इसमें 2 भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं? 2 भाग आते हैं। और आवश्यक चक्र के अंदर भी कितने भाग आते हैं? 2। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 भाग। ठीक है, तो वैसे बोल सकते हो सीधा कि पुष्प के अंदर मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। और अगर चक्रों की बात करें तो पुष्प के अंदर 2 चक्र होते हैं, जिनके अंदर सहायक चक्र में भी 2 भाग और आवश्यक चक्र में भी 2 भाग। बात करते हैं सहायक चक्र में 2 कौन से भाग होते हैं। तो पहले बच्चों, एक होता है बाह्य दलपुंज और एक होता है दलपुंज। एक कौन सा होता है? दलपुंज। ठीक है, आवश्यक चक्र की अगर बात करें तो इसमें भी 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है पुमंग और एक भाग होता है जायांग। एक भाग कौन सा होता है? जायांग। एक भाग होता है पुमुंग
और एक भाग कौन सा होता है, जायांग। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पुष्प आप अगर देखते हो, चाहे वो किसी का भी हो, सरसों हो चाहे कोई भी पादप हो, उसका अगर पुष्प है तो उसमें आपको ये 4 भाग मिले ही मिलेंगे। ये पुष्प की विशेषता होती है। 4 भाग कैसे होते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, किस प्रकार की इनकी संरचना होती है और कौन सा क्या काम करता है, उनकी बात अभी हम विस्तार से करेंगे। सबसे पहले बाह्य दलपुंज की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं साथ में इसका डायग्राम भी बनाऊंगा, ये इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं साथ में डायग्राम जो है वो भी बनाता जाऊँगा। ठीक है, बात करते हैं, इनको भी इधर लिख देता हूँ थोड़ा, तो डायग्राम आपको स्पष्ट दिखाई देगा। 1 नंबर तो हमारा था बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। दूसरा जो था वो था दल पुंज। तीसरा जो है वो है पुमंग, साथ में लिख रहा हूँ पुमंग, और चौथा जो है वो है जाया। चारों भागों की बात मैं एक एक को बताऊंगा और साथ में इसका जो डायग्राम है वो बनाऊंगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा कौन सा भाग कहाँ पर होता है। सबसे पहले बाह्य दलपुंज की बात करते हैं। बाह्य दलपुंज ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर होता है। पुष्प का क्या होता है, सबसे बाहरी चक्कर होता है। ठीक है, सबसे बाहर की ओर जब हम पुष्प को पुष्पासन से पकड़ लेते हैं, मान लीजिए ये पुष्प है, इसको पकड़ लिया। अब इस पुष्प में बहुत सारी संरचनाएं हैं, जो सबसे बाहर की ओर होगी, जहाँ से हमने पकड़ रखा है, उसके बाद में जो संरचना होती है उसको क्या बोला जाता है, बाह्य चक्कर बोला जाता है। तो बाह्य दलपुंज होता है। और ये बाह्य दलपुंज होते हैं, ये इसकी प्रत्येक इकाई को बाह्य दल कहा जाता है। प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है, बाह्य दल। जैसे मैं यहाँ पे पुष्प बना रहा हूँ, ये मान लीजिए पुष्पासन बना दिया। ठीक है, और ये संरचना जो है मैंने इस प्रकार से एक संरचना बना दी। ये जो पुष्प का सबसे बाहर की ओर है, इसे क्या बोला जाता है, बाह्य दलपुंज। इस चक्कर को बाह्य दलपुंज बोला जाता है। और इसकी प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है। प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है। समझ रहे मेरी बात को, प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है, बाह्य दल। ये ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के या हरे रंग के होते हैं। दूसरा बात करते हैं दलपुंज। इस बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर, बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर मतलब इधर नहीं, इधर की ओर एक और चक्कर पाया जाता है, इसे दलपुंज कहा जाता है। और दलपुंज की प्रत्येक इकाई को दल कहा जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये होते हैं, इन्हें दल कहा जाता है। दल की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये दल जो होते हैं ये रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। और रंगीन होने के कारण ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण जो परागण की क्रिया है वो इन्हीं की वजह से सर्वाधिक होती है। कीट इनकी वजह से, दल की वजह से पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं, और जिससे परागण की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। पॉलिनेशन बोलते हैं परागण को। अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आपको मैं जल्द बताऊंगा। देखिए, इसके बाद में बात करते हैं, ये तो दो आपके कौन से हो गए, सहायक चक्कर, जो एक सबसे बाहर की ओर, एक उसके अंदर। अब बात करते हैं पुमंग और जायांग की, जो जनन चक्कर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जनन चक्कर भी। देखिए, पहले पुमंग की बात करते हैं। इस दलपुंज के अंदर की ओर, इस दलपुंज के अंदर की ओर एक धागेनुमा संरचनाएं लगी हुई, ये एक नहीं, ये एक से अधिक भी हो सकते हैं, धागेनुमा संरचनाएं लगी हुई रहती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, पुमंग बोला जाता है। और पुमंग की प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है, पुंकेसर। तो इस प्रकार की संरचनाएं लगी हुई रहती हैं, इस प्रकार की धागेनुमा संरचनाएं लगी हुई रहती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है। पुमंग की प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। और ये पुंकेसर जो होते हैं, ये पुष्प के, मैं ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, पुष्प के नर भाग होते हैं। पुंकेसर क्या होते हैं, पुष्प के नर भाग होते हैं। तो ध्यान में रखना इस बात को, पुंकेसर क्या होते हैं, पुष्प के नर भाग होते हैं, और ये दल के अंदर की ओर पाए जाते हैं। लास्ट है जायांग। लास्ट कौन सा है, जायांग। प्यारे बच्चों, जायांग की जब बात करते हैं तो ये पुष्प के सबसे बीच का भाग होता है। पुष्प के सबसे बीच का भाग। जब आप लोग बाह्य दल निकाल दोगे,
जब पुष्प के आप दल निकाल दोगे, जब पुष्प के आप पुंकेसर निकाल दोगे, उसके बाद में आपको बिल्कुल बीच के अंदर एक जो संरचना मिलती है उसे हम लोग जायांग बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। और जायांग की प्रत्येक इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है। जैसे हमने पुमंग की प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहा है, उसी प्रकार जायांग की प्रत्येक इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है। जायांग की प्रत्येक इकाई को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर बोला जाता है। प्यारे बच्चों, ये इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है। मैं अलग से करके बताऊंगा इनकी संरचनाओं को। इस प्रकार अब देखिए, अब आप लोगों को ये एक पुष्प नजर आ रहा होगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका सबसे बाहर की ओर जो चक्कर था वो क्या हो गया? बाह्य दल। इसके बाद में दल, और ये आपके क्या हो गए? जो धागेनुमा संरचना थी, पुंकेसर हो गए। ठीक है। इसके बाद में सबसे अंदर की ओर जो हम लोग बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। और इसकी प्रत्येक इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है। प्रत्येक इकाई को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। स्त्री केसर को पुष्प का मादा भाग बोला जाता है। कौन सा भाग बोला जाता है? मादा भाग बोला जाता है। कौन सा भाग बोला जाता है? मादा भाग। तो इस प्रकार से ये एक आपके जो है पुष्प की संरचना होती है। आप लोग पुष्प देखते हो, उनकी संरचना, सभी पुष्पों की संरचना ऐसी होती है, जिसमें बाह्य दल, पुंकेसर और जायांग, इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। किसी में जायांग जो बाह्य दल हैं ये 5 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 7 हो सकते हैं। दल भी इसी प्रकार संख्या जो है वो अलग अलग कुल के जो प्लांट्स हैं उनके पुष्पों में ये इनकी संख्या जो है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके पुष्पी पादपों में जो बनने वाले पुष्प हैं उनकी संरचना, उनकी क्या हो गई? संरचना हो गई। अब बात करते हैं इसके अंदर। आप लोग देखिए, मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुंकेसर की। पुंकेसर की संरचना इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की संरचना होती है। ऊपर का भाग जो है वो फुला हुआ होता है। ऊपर का भाग जो होता है वो क्या होता है? फुला हुआ होता है, जिसे परागकोश बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? परागकोश कहा जाता है। और इस परागकोश में परागकण बनते हैं। इस परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। और इन्हीं परागकणों को क्या बोला जाता है? नर युग्मक बोला जाता है। इन्हीं परागकणों को क्या बोला जाता है? पुष्प के नर युग्मक बोला जाता है। ध्यान से सुन लेना, मैं क्या कह रहा हूँ कि पुंकेसर जो होता है वो पुष्पी पादपों का नर भाग होता है। पुंकेसर के सबसे ऊपरी भाग जो थोड़ा फूला हुआ होता है उसे परागकोश बोला जाता है। परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं और यही परागकण क्या किसका निर्माण करते हैं? नर युग्मकों का निर्माण करते हैं या नर युग्मकों का निर्धारण करते हैं। बात आ गई समझ में? इससे ज़्यादा आपको आप पढ़ोगे तो कक्षा 12 के अंदर पढ़ोगे एनसीईआरटी का सिलेबस, उसमें दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा, उससे आप लोग इसको पूरा पढ़ोगे, लेकिन आपके इतना ही दे रखा है। ठीक है। दूसरा भाग होता है यहाँ पे, इस परागकोश का आधारीय भाग जो है वो योजी कहलाता है। परागकोश का आधारीय भाग क्या कहलाता है? योजी कहलाता है। इसके बाद में ये लंबी संरचना आपको दिख रही है धागे जैसी, इसे पूतंतु बोला जाता है। फिलामेंट जो है वो बोला जाता है। ये 2 भाग आपको याद नहीं रखने, आपको केवल परागकोश के बारे में पता होना चाहिए जिसमें परागकण बनते हैं। ओके। इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ दूसरा भाग जो है स्त्री केसर, क्योंकि आवश्यक चक्र के भागों की बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसकी बात करते हैं। तो इसमें इस डायग्राम के अंदर ही आपको बता देता हूँ। इसमें आपको ऊपर की ओर क्या दिख रहा है? एक प्यालेनुमा संरचना दिख रही है, क्योंकि स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, एक होता है अंडाशय। ठीक है। सबसे पहले वर्तिकाग्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्तिकाग्र की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, वर्तिकाग्र, ये जो आपको संरचना दिख रही है, इसको अगर बाहर निकालता हूं मैं तो इस प्रकार की संरचना जो है वो बनेगी। ठीक है। ये इसी प्रकार की संरचना मैंने यहाँ बनाई है, इसे जायांग बोला जाता है। इसके ऊपर जो आपको ये प्यालेनुमा संरचना जो दिख रही है, यहाँ पर देख लीजिए, अच्छी तरह दिखेगा। ये जो प्यालेनुमा संरचना आपको दिख रही है, इस प्यालेनुमा संरचना को वर्तिकाग्र बोला जाता है।
इस पैलेनुमा संरचना को क्या बोला जाता है, वर्तिकाग्र बोला जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक इस प्रकार से नलिकानुमी संरचना होती है इस वर्तिकाग्र के नीचे, जिसे वर्तिका बोला जाता है। ये जो आपको दिख रही है इसे क्या बोला जाता है, वर्तिका बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपको नीचे की तरफ फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, नीचे की तरफ फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, जिसे ओवेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओवेरी, या फिर आप लोग हिंदी में इसको क्या बोल सकते हो, अंडाशय बोल सकते हो। तो ये 3 भाग जो हैं किसके अंदर होते हैं, इस जायांग के अंदर होते हैं। अब परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। इस अंडाशय के अंदर जो है वो क्या बनता है, बीजांड बनता है। अंडाशय के अंदर क्या बनता है, ये बहुत लंबी चौड़ी जो है कहानी है इसके बारे में। तो कक्षा 12 की बायोलॉजी जब आप लोग पढ़ोगे तो उसका दूसरा ही अध्याय है, और उसका नाम भी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वही है। ये नाम है चैप्टर का, पुष्प पादपू में लैंगिक जनन, जो आपके केवल टॉपिक दे रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और वहाँ पर क्या है, पूरा चैप्टर दे रखा है और लगभग 30-40 पेज उसमें पढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ पे इसकी पूरी प्रोसेस है। ठीक है, मेरे तो बहुत सारे वीडियो जो हैं यूट्यूब पर डाले हुए हैं उस चैप्टर के भी, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके ज़्यादा काम की बात नहीं है। आपको सिर्फ पुष्प की संरचना और पुष्प में जो भाग हैं उन भागों के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पूरा जो है वो बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। इसके बाद आगे वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में लैंगिक जनन, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वहाँ पे आपके क्या दिए हुए हैं, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है। और परीक्षा में 100% मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव में से जो सिस्टम है उनके अंदर से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो 1 या 2 वीडियो और बनेंगे, इसके अंदर हम लोग इस चैप्टर को जो है वो पूरा कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों,